हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के वीडियो में हम एमपीपीएससी के लिए एमपी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट है। ठीक साथियों, अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे एक प्रकार से क्या है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड है जो कि हमें विगत वर्षों के में सरकार की क्या उपलब्धियां रही और आगामी जो वर्ष है उसके लिए सरकार की क्या नीतियां हैं, वो सब कुछ हमें कहाँ देखने को मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलता है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में अगर हम पहला महत्वपूर्ण डेटा देखें वो किससे रिलेटेड है, जीएसडीपी से रिलेटेड, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से रिलेटेड है। तो हमें पता होना चाहिए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल के संदर्भ बात के टोटल, राज्य का मतलब पर्टिकुलर उस राज्य की बात की जा रही है, यहाँ घरेलू का मतलब है एक भौगोलिक सीमा की बात की जा रही है। अब उत्पाद का यहाँ मतलब क्या है, जो भी वस्तु एवं सेवाएं हैं। क्या मतलब है, वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं, इनका जो है तो टोटल जो मौद्रिक मूल्य होगा, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू जो होगी इसमें शामिल होगी, क्या कहलाएगी, जीएसडीपी कहलाएगी, कुल मौद्रिक मूल्य। यानी कि अगर परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी, एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो उस एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत भौगोलिक सीमा जो होगी पर्टिकुलर राज्य की, उसमें जो वस्तु एवं सेवाएं हैं इनका के उत्पादन किया जा रहा है, उनका जो टोटल मौद्रिक मूल्य होगा क्या कहलाएगा, आपका जीएसडीपी कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया गया है, एक तरफ रुपए में आंकड़े हैं करोड़ में, जो है तो रुपए जो है तो करोड़ में है, और दूसरी तरफ आपको फाइनेंशियल ईयर दिया गया है। जीएसडीपी कैलकुलेट कैसे की जा रही है, एक जो है तो प्रचलित मूल्य पर कैलकुलेट की जाएगी, दूसरी जो है तो स्थिर मूल्यों पर कैलकुलेट की जाएगी। इनका जो है तो एक कंपैरिजन यहाँ पर देखने को ग्राफ के द्वारा मिल रहा है। ठीक, अगर हम प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी की बात करें, प्रचलित मूल्यों पर अगर बात करें, प्रचलित मूल्यों पर जब हम बात करते हैं, जिससे हम करंट प्राइस कहते हैं, प्रचलित मूल्यों पर जो जीएसडीपी होती है इसमें महंगाई को शामिल किया जाता है, जबकि स्थिर मूल्यों पर जो जीएसडीपी है इसमें महंगाई को शामिल नहीं किया जाता। अब स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी जो कैलकुलेट की जा रही है, कैसे कैलकुलेट की जा रही है, 2011-12 को जो है तो आधार मानकर, यानी कि जो 2011-12 में कीमतें रही होंगी उसको आधार मानकर जीएसडीपी का कैलकुलेशन किया जा रहा है। प्रचलित मूल्यों पर महंगाई शामिल होगी, स्थिर मूल्यों पर महंगाई शामिल नहीं होगी, इसलिए हमेशा क्या होगी, इससे कम होगी। प्रचलित मूल्यों पर मूल्य वाली जो जीएसडीपी होगी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ठीक, अगर कंपैरिजन देखें 2025-26 में, 2025-26 में, 2025-26 में अगर देखें, स्थिर मूल्यों पर अगर देखें 2025-26 में, कांस्टेंट प्राइस पर अगर देखें तो कितना है ये, 781,911, कितना है ये, करोड़ में। ठीक, करोड़ में, यानी कि 7,81,911 करोड़ रुपए 2025-26 का है। अगर इससे एक वर्ष पहले देखें 2024-25 में, 2024-25 में अगर देखें कि हमें 2024-25 का भी तैयार कर लेना। ठीक, तो कितना है, 7,23,724, ठीक, करोड़। स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में 7,23,724 करोड़ रुपए, जबकि 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर कितना है, 7,81,911 करोड़ रुपए। अगर हम करंट प्राइस की बात करें, प्रचलित मूल्यों पर बात करें, 2024-25 में, 2024-25 में अगर देखें तो कितना है ये, 1,50,24,28, यानी कि 15 लाख, 15,02,428। ठीक, ये क्या है, करोड़ में।
ठीक। अगर यही 2025-26 में देखें, 2025-26 में देखें, इसकी बात हम कर रहे हैं प्रचलित मूल्यों पर बात कर रहे हैं, प्रचलित मूल्य पर, यानी कि करंट प्राइस पर। इस पे जो है तो महंगाई को शामिल किया जाता है। ये कितना है आपका? 16,69,750। 16,69,750 करोड़। ठीक, ये करंट प्राइस पर है 2025-26 का। ये है 2024-25 का। 1, 50, 24, 28, ये कितना है? 16,69,750, यानी कि 16,69,750 करोड़ रुपए करंट प्राइस पर 2025-26 का है। कांस्टेंट प्राइस पर यही 2025-26 में कितना है? 7,81,911 करोड़ रुपए। कि 2011-12 में अगर बात करें तो ये कितना था स्थिर मूल्यों पर? 31,55,62। ठीक, 31,55,62 2011-12 में। कभी हो सकता है पूछ लिया जाए 2011-12 में क्या था। 2011-12 में अगर हम देखें 31,55,62। ठीक, ये तैयार कर लेना, ठीक है। 2011-12 में 31,55,62। जबकि अगर हम 2025-26 में अगर अभी देखें स्थिर मूल्यों पर कितना है? 7,81,911 करोड़ रुपए, यानी कि 7,81,911 करोड़ रुपए स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर अगर बात करें तो 16,69,750 करोड़ रुपए। ये किसकी बात हमने की? जीएसडीपी की बात की। जीएसडीपी मतलब वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, किसमें? एक फाइनेंशियल ईयर में, एक जो राज्य की घरेलू सीमा है यानी भौगोलिक सीमा के अंदर। ठीक है। करंट प्राइस पर हमने बात की जिसमें महंगाई को शामिल किया जाता है। कांस्टेंट प्राइस पर हमने बात की जिसमें महंगाई को शामिल नहीं किया जाता। कांस्टेंट प्राइस वाली जो जीडीपी होगी हमेशा कम होगी जीएसडीपी, और करंट प्राइस पर जो होगी हमेशा ज्यादा होगी। स्लाइड पर चलते हैं, अगली स्लाइड पर। वही स्लाइड में लिखा हुआ है वही चीजें। प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, करंट प्राइस, जीएसडीपी, करंट प्राइस। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर रुपए कितना रहा? 16,69,750 करोड़ रुपए अनुमानित। ठीक, जबकि एक वर्ष अगर पहले का देखा जाए, ये भी तैयार करना है आपको, 2024-25 में कितना रहा? 15,02,428 करोड़ रहा। ठीक है, 15,02,428। यहाँ पर 16,69,750, यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि में देखने को मिली? 11.14% की क्या मिली? वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है कि 11.14% की हमें क्या मिली? वृद्धि देखने को मिली 2024-25 के कंपैरिजन में। ठीक, यह वृद्धि राज्य की समग्र आर्थिक गतिविधियों के विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य स्तरों में हुए जो भी परिवर्तन है उनको क्या करता है? परिलक्षित करता है। इस अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर जीएसडीपी के आकार को बढ़ाने में सहायक रहा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई 2024-25 के संदर्भ में? तो 11.14% की वृद्धि हुई। किसमें हुई? जीएसडीपी एट करंट प्राइस। ठीक, अगर हम स्थिर मूल्यों पर अगर देखें 2025-26 में वही बात लिखी है। 2025-26 में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कब? 2011-12 में कितना रहा? 7,81,911 करोड़ रुपए रहा। ठीक, 2024-25 की अगर देखें 7,23,724 करोड़ रहा। की तुलना में क्या हो, कितनी वृद्धि देखी गई? अगर देखा जाए तो वृद्धि यहाँ पर कितना है? 8.04% की वृद्धि देखी गई है। ठीक, 2024-25 के कंपैरिजन में 2025-26 में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? 8.04% की वृद्धि हुई। ठीक है, स्थिर मूल्यों पर यानी कि स्थिर भाव पर जीएसडीपी की है वृद्धि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में वास्तविक गतिविधि को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, निर्माण गतिविधियों एवं सेवा क्षेत्रों की निरंतर भागीदारी। ठीक,
अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय हमें जो है तो देखना है क्या है। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय आपको पता होना चाहिए क्या है, नेट जीडीपी है। अगर इसे टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट डिवाइड करें तो हमें क्या मिलती है, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय मिलती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ठीक, अगर हम प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वही प्रचलित मूल्य पर एक बार देखना है, देन उसके बाद स्थिर मूल्य पर देखना है। अगर हम प्रचलित भाव पर देखें, सबसे पहले प्रचलित भाव पर क्या है, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में कितना रहा, 38,497 रुपए। तैयार करना है, काफी इंपोर्टेंट है। 2011-12 में 38,497 रहा, से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना पहुंच चुका है, ये प्रचलित मूल्यों पर 1,69,050 रुपए है। ठीक, 1,69,050 रुपए, 169,050। 2011-12 में कितना रहा, 38,497 रहा। 2025-26 में 169,050 यानी कि 1,69,050 रुपए हो चुका है 2025-26 में। यह वृद्धि राज्य में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रों में आय सृजन में हुई वृद्धि से संबद्ध रही है। ठीक, अगर हम स्थिर मूल्य पर देखें 2011-12 में, इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 38,497 से बढ़कर कितना हो चुका है, 76,911 हो चुका है। स्थिर मूल्य पर कितना पहुंच चुका है, अभी अगर देखें 76,971, 76,971 ये कब का है, 2025-26। 76,971 हो चुका है, जो वास्तविक आय स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि को परिलक्षित करता है। ठीक, अगली स्लाइड पर चलते हैं। वही कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय यानी पर कैपिटा इनकम, इधर आपको रुपए है और ये जो है तो प्रचलित मूल्य, देन उसके बाद स्थिर मूल्यों को कंपैरिजन दिखाया गया है फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में। ठीक, अगर हम 2024-25 का यहाँ देखें, 2024-25 का अगर देखें, एक वर्ष पहले का भी तैयार कर लेते हैं। 2024-25 का अगर देखें, पर कैपिटा इनकम स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर स्थिर मूल्यों पर अगर देखें, अगर 2024-25 में देखें तो कितना पहुंच चुका, कितना था, 71,945 यानी कि 71,945 रुपए। ठीक, यही 2025-26 में कितना है, 2025-26 में कितना है, 76,971 यानी कि 76,971 रुपए। किसकी बात हम कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। किस मूल्य पर बात कर रहे हैं, स्थिर मूल्य पर बात कर रहे हैं। 2024-25 में कितना था, 71,945 रुपए था। ठीक, अगर यही हम 2025-26 में देखें तो 76,971 रुपए क्या हो चुका है, पर कैपिटा इनकम। अगर हम प्रचलित मूल्यों पर अगर देखें, प्रचलित मूल्यों पर देखें यानी कि करंट प्राइस पर अगर देखें, 2024-25 में, 2024-25 में, 2024-25 में कितना है ये, 154,124। ठीक, यानी कि 1,54,124 रुपए। ठीक, यही अगर 2025-26 में देखें, 2025-26 में देखें तो कितना है, 169,050, 169,050 यानी कि 1,69,050 रुपए। ठीक, 2024-25 में 1,54,124 रुपए, 2025-26 में 1,69,050 रुपए। ठीक, ये क्या हमने देखा, प्रचलित मूल्यों पर कैपिटा इनकम देखी। ठीक, अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो कंपैरिजन किया गया है, एक नजर में आपको तैयार कर लेना है, टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। एक तरफ जीएसडीपी है, उसकी दूसरी तरफ हमें कांस्टेंट प्राइस पर जीएसडीपी देखना है और देन करंट प्राइस पर।
अगर हम जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पर देखें तो वही हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था, 7,81,911 रुपए। ठीक, यही अगर करंट प्राइस पर देखें तो 16,69,750 करोड़ रुपए हो चुकी है। अगर हम स्थिर मूल्यों पर देखें 2024-25 के रिस्पेक्ट में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्थिर मूल्यों पर कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? 8.04% की वृद्धि देखने को मिली। अगर हम प्रचलित मूल्यों पर देखें कितने परसेंटेज की ग्रोथ मिली? 11.14% की वृद्धि देखने को मिली। किसके रिस्पेक्ट में? 2024-25 के रिस्पेक्ट में। ठीक, कितने परसेंटेज की वृद्धि जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों पर? 8.04% की वृद्धि। करंट प्राइस पर कितने परसेंटेज की वृद्धि? 11.14% की वृद्धि। किसके रिस्पेक्ट में? 2024-25 के रिस्पेक्ट में। रुपए के संदर्भ में अगर देखें तो जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पर कितना हो चुका है? 7,81,911 करोड़ रुपए। यही करंट प्राइस पर अगर देखें तो 16,69,750 करोड़ रुपए। ठीक, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये कितना है स्थिर मूल्यों पर? 76,971 रुपए। ये क्या है रुपए में? 76,971 रुपए कांस्टेंट प्राइस पर। जबकि 2011-12 में कितना था? 38,497 रुपए था। किसकी बात हम कर रहे हैं? पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। अगर हम करंट प्राइस पर देखें तो कितना हो चुका है? 1,69,050, 1,69,050। ठीक, 1,69,050 क्या है? रुपए में है। इसकी बात हमने की। पर कैपिटा इनकम की हमने बात की। 2011-12 से पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि हुई? एनटीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 गुना की वृद्धि हुई। ठीक है, 4 गुना की वृद्धि हुई। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको तैयार हो गया होगा। ठीक, अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं। अगली स्लाइड में साथियों सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी कि जीएसबीए में दिया गया है उनका जो क्षेत्रीय योगदान है। क्या है? प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, देन टर्सरी सेक्टर में। अगर हम जीएसबीए की बात करें तो जीएसबीए में क्या शामिल होता है? अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो टोटल मौद्रिक मूल्य है वो शामिल किया जाता है, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की जो लागत है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक, अगर हम सेक्टर वाइज देखें, प्राइमरी सेक्टर में अगर देखें करंट प्राइस में जीएसबीए में कितना योगदान है प्राइमरी सेक्टर का? 43.09% यानी 43.09% जीएसबीए में प्राइमरी सेक्टर का योगदान है करंट प्राइस पर। अगर हम स्थिर मूल्यों पर देखें प्राइमरी सेक्टर को तो 33.54 यानी कि 33.54%। ठीक, अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो कितना है? 19.79%, 19.79% करंट प्राइस पर सेकेंडरी का। और यही कांस्टेंट प्राइस पर कितना है? 26.18%। अगर हम टर्सरी की बात करें प्रचलित मूल्यों पर 37.12%। कांस्टेंट की बात जब हम करते हैं तो 40.28%। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसबीए में सबसे ज्यादा किसका योगदान है प्रचलित मूल्यों पर, तो प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक, प्रचलित मूल्यों पर किसका सबसे ज्यादा योगदान है? तो प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक, उसके बाद कौन है? उसके बाद किसका नंबर है? टर्सरी का यानी तृतीय क्षेत्र का। अगर आपको तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे? 1, 3, 2। ठीक, सबसे ज्यादा योगदान प्राइमरी प्रचलित मूल्यों पर किसका है? प्राइमरी सेक्टर का है 43.09%। उसके बाद है आपका टर्सरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र की बात की जा रही है 37.12%। देन है उद्योगों की बात यानी द्वितीय क्षेत्र की बात की जा रही है, उसका नंबर क्या है? थर्ड नंबर पर है। ठीक, 19.79%। ठीक, अगर यही स्थिर मूल्यों पर बात करें प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? 33.54% यानी 33.54%। ठीक, जबकि सेकेंडरी की जब हम बात करते हैं तो कितना हो चुका है? 26.18%। ठीक, इसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो 40.28%। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थिर मूल्यों पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है सबसे ज्यादा। ठीक, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? थर्ड, 1, 2। आपको तैयार करना है यहाँ पर 132, देन उसके बाद 312। ठीक, स्थिर मूल्य पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तृतीय क्षेत्र का है
करंट प्राइस पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये आपको कंपैरिजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक है स्थिर मूल्यों पर और एक है प्रचलित मूल्यों पर। ठीक, सेक्टर वाइज ये आपको प्रचलित मूल्यों पर दिया गया है 2025-26 का, और एक है इधर 2025-26 का ही स्थिर मूल्यों पर। ठीक, प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 53.09%, सेकेंडरी की बात करते हैं तो 19.79%, टर्सरी की जब हम बात करते हैं 37.12%। इसकी बात हमने की प्रचलित मूल्यों पर। अगर हम स्थिर मूल्यों पर देखें तो प्राइमरी कितना है 33.54%, सेकेंडरी कितना है 26.18%, टर्सरी कितना है आपका 14.28%। ठीक, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम सभी सेक्टरों का जो सेक्टर वाइज है उनके सब सेक्टर की बात करते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? जीएसबीए में कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टरों की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर की जब हम सब सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें क्या है? फसलों को शामिल किया जाता है, फिर पशुधन को शामिल किया जाता है, फिर उसके बाद वानिकी के जो डेटा है उनको शामिल किया जाता है, उसके अलावा मत्स्य एवं जलीय कृषि को शामिल किया जाता है, खनन एवं उत्खनन को भी शामिल किया जाता है। ये आपको नोट कर लेना क्या क्या प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर में शामिल होती है। फसलें, पशुधन, वानिकी, मत्स्य एवं जलीय कृषि, देन है खनन एवं उत्खनन को भी शामिल किया जाता है। ठीक, अगर हम जीएसबीए प्रचलित भाव पर एक तरफ है 24-25 का डेटा है और एक है 2025-26 का डेटा है। ठीक, अगर हम 2024-25 में देखें तो कितना परसेंटेज वाइज योगदान है? 31.44% था। 2025-26 में कितना हो गया? कम हो गया। ठीक है, कितना पहुंच गया? 30.17%, 30.17% पहुंच चुका। यानी कि फसलों में क्या हुआ? फसलों के कंट्रीब्यूशन में कमी देखने को मिली। ठीक है, कमी देखने को मिली यहाँ पर, कमी देखने को मिली। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम पशुधन की बात करें 2024-25 में कितना था? ये 7.08% था कंट्रीब्यूशन। अगर हम 2025-26 में देखें तो कितना हो चुका? बढ़ गया, ये वृद्धि देखने को मिली। ठीक, 7.22%। ठीक, इसके अलावा अगर हम वानिकी की बात करें तो 2.20%, 2.20% 2024-25 में, कि 2025-26 में ये घटा, कितना कम हो गया? इसमें कमी आई, 2.13% हो गया। कितने का चेंज हुआ यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, -0.07%। ठीक, अगर हम मत्स्य एवं जलीय कृषि की बात करें तो कितना कंट्रीब्यूशन था प्रचलित मूल्यों पर 2024-25 में? 0.58%। 2025-26 में जब हम बात करते हैं तो ये पहुंच कितना हो जाता है? बढ़कर 0.61%, यानी ग्रोथ कितने का परिवर्तन हुआ? चेंज आया, 0.03% का चेंज आया। अगर हम खनन एवं उत्खनन की बात करें तो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन था 2024-25 में? 3.21%। अगर हम 2025-26 में देखें तो कम होकर कितना पहुंच गया? 2.96%। कमी कितने की हुई? 0.25%। ठीक, इस प्रकार से टोटल अगर देखें 2024-25 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 44.51% था। ये कम होकर 2025-26 में कितना हो गया? 43.09% हो गया। ठीक, कितने के चेंज देखने को मिला? 1.42% का चेंज देखने को मिला। ठीक, अगर यही हम ग्रोथ देखें प्राइमरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर, तो फसलों में कितने की ग्रोथ हुई? 6.38% की ग्रोथ हुई प्रचलित मूल्यों पर। अगर हम पशुधन की बात करें 12.96% की ग्रोथ हुई। ठीक, वानिकी में अगर देखें तो 7.44% की ग्रोथ हुई इस मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर। मत्स्य एवं जलीय कृषि में अगर देखें प्रचलित मूल्य पर कितने की ग्रोथ हुई? 15.81% की ग्रोथ हुई। खनन एवं उत्खनन की जब हम बात करते हैं तो 2.27% की ग्रोथ हुई। ठीक, इस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर के अगर टोटल ग्रोथ देखें प्रचलित मूल्य पर 7.31% की वृद्धि दर देखने को मिली। अगर हम स्थिर मूल्यों पर देखें फसलों की बात जब हम करते हैं तो 0.57% की वृद्धि दर देखने को मिली। इसी प्रकार से अगर हम पशुधन की बात करें स्थिर मूल्यों पर 10.81% की वृद्धि दर देखने को मिली। ठीक,
अगर हम वानिकी की बात करें स्थिर मूल्य पर तो 2.54% की वृद्धि दर देखने को मिली। इसके अलावा मत्स्य एवं जलीय कृषि की बात करें 2011-12 में 12.27% की वृद्धि दर देखने को मिली। ठीक इसी प्रकार से खनन एवं उत्खनन की जब हम बात करते हैं तो 3.31% की हमें वृद्धि दर देखने को मिली। अगर हम टोटल देखें प्राइमरी सेक्टर के स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर 2.87%। अगर प्रचलित मूल्यों पर जब आपसे पूछा जाए तो 7.31%। ठीक, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर अगर आपसे पूछा जाए 7.31%। यही अगर स्थिर मूल्यों पर पूछा जाए, स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो 2.87%। ये क्या है, वृद्धि दर है। ये क्या हमने कैलकुलेट किया, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। ठीक, 2025-26 में 2025-26 में प्राइमरी सेक्टर में अगर देखा जाए करंट प्राइस के संदर्भ में तो कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, 7.31% की वृद्धि हुई। कांस्टेंट प्राइस पर अगर आपसे पूछा जाए वृद्धि दर प्राइमरी सेक्टर में कितनी हुई तो 2.87% की वृद्धि हुई। कब हुई, 2025-26 में हुई। ठीक, डेटा काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार कर लेना है। साथ ही अगर सेकेंडरी सेक्टर को हम देखें, द्वितीयक क्षेत्र के सब सेक्टरों की बात करें, अगर सब सेक्टर में क्या क्या शामिल होता है सेकेंडरी सेक्टर में, विनिर्माण को शामिल किया जाता है। उसके बाद विद्युत गैस, जल आपूर्ति एवं जो भी अन्य उपयोगी सेवाएं हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के सब सेक्टर में शामिल होती हैं। इसके अलावा निर्माण को भी इसी में शामिल किया जाता है। और हमें देखना क्या है, जीएसबीए के रिस्पेक्ट में क्या योगदान है सेकेंडरी सेक्टर का और क्या उसमें वृद्धि हुई। अगर हम 2024-25 के डेटा को देखें, प्रचलित भाव पर जीएसबीए में क्या योगदान रहा। प्रचलित भाव अगर देखें, विनिर्माण क्षेत्र का जो है तो 7.49% कंट्रीब्यूशन रहा 2024-25 में। यही अगर 2025-26 में देखें तो कितना हो गया, इसमें कमी आ गई, 7 पॉइंट कम होकर कितना हो गया, 7.22%। कितने की कमी हुई, 0.27% की कमी देखने को मिली। कितने की कमी, 0.27% की कमी, किसमें, विनिर्माण में। 2024-25 में कितना कंट्रीब्यूशन था, 7.49%। 2025-26 में यही प्रचलित मूल्यों पर कितना हो गया, 7.22% हो गया। कमी कितने की हुई, 0.27% की कमी हुई। ठीक है, अगर हम विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में देखें तो 2024-25 में 3.46% का कंट्रीब्यूशन रहा। 2025-26 में कम होकर कितना हो गया 3.35%। यानी कि चेंजेस कितना है, 0.11% का हमें चेंज देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम निर्माण की अगर बात करें 2024-25 में कंट्रीब्यूशन कितना रहा, 9.01%। 9.01%। यही 2025-26 में बढ़ा, कितना बढ़ा, बढ़कर कितना हो गया 9.22%। कितने का चेंज हमें देखने को मिला, 0.21%। 0.21% का हमें चेंज देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल देखें सेकेंडरी सेक्टर में 2024-25 में 19.96% का कंट्रीब्यूशन रहा सेकेंडरी सेक्टर का। यही 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर कम होकर, यानी कि कम हो गया, हमें कम 2025-26 में क्या हो गया, कम देखने को मिला। कितना हो गया, कम होकर 19.79%। कितने की कमी हुई, 0.17% की कमी हुई। यानी कि द्वितीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 2024-25 के रिस्पेक्ट में प्रचलित मूल्यों पर हमें क्या है, कमी देखने को मिली। किसमें कमी देखने को मिली, सेकेंडरी सेक्टर में कमी देखने को मिली। कितने की कमी हुई, 0.17% की कमी हुई। अब अगर इनकी ग्रोथ रेट देखें, वृद्धि दर देखें प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर भाव पर 2025-26 में, इसमें इनके सब सेक्टरों की अगर हम सबसे पहले विनिर्माण की देखें, प्रचलित मूल्यों पर ग्रोथ रेट कितनी है, 6.93%। यही अगर विनिर्माण की अगर स्थिर मूल्यों पर ग्रोथ रेट देखें तो 4.10% है। कितनी है, 4.10%। प्रचलित मूल्यों पर कितनी थी ग्रोथ रेट, 6.93%।
स्थिर मूल्य पर कितनी होगी घटकर? स्थिर मूल्य पर कितनी है? 4.80%। ठीक, 4.80%। इसकी हमने बात की, विनिर्माण की हमने बात की। दूसरा, अगर हम विद्युत की देखें, गैस की देखें, जलापूर्ति की देखें, इनका जो है तो ग्रोथ रेट 7.37%। किसमें? प्रचलित मूल्यों पर। यही जाकर स्थिर मूल्य पर कितना है? 8.38%। 8.38%। प्रचलित मूल्यों पर कितना है? 7.37%। तीसरा, अगर निर्माण में अगर देखें हम, निर्माण में अगर करंट प्राइस पर देखें, 13.41%। क्या है ग्रोथ रेट? 13.41%। अगर स्थिर मूल्य पर जब हम देखते हैं तो ये कितना है? 8.45%। 13.41% किसमें है? करंट प्राइस पर है। स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइस पर अगर हम देखें, 8.45% हमें देखने को मिलता है। ठीक, किसकी हमने बात की? हमने निर्माण की बात की। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ रेट देखें द्वितीयक क्षेत्र की यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की, प्रचलित मूल्यों पर कितना है? 9.93%। स्थिर मूल्य पर कितना है? 6.87%। अगर हम ग्रोथ रेट देखें सेकेंडरी सेक्टर की, वृद्धि दर अगर देखें, वृद्धि दर अगर हम देखें कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य पर कितनी है? स्थिर मूल्य पर कितनी है ये? 6.87%। 6.87%। यही अगर हम करंट प्राइस पर देखें तो यानी कि प्रचलित मूल्य पर देखें, प्रचलित मूल्य पर देखें तो कितना हो गया है ये? प्रचलित मूल्य पर 9.93%। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें तैयार करना है। इसकी बात कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर की। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ रेट देखें, स्थिर मूल्यों पर 6.87%, यही करंट प्राइस पर यानी कि प्रचलित मूल्यों पर 9.93%। क्या है ये? ग्रोथ रेट है। ठीक, कंट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 19.79%। किसमें? प्रचलित मूल्यों पर। 2024-25 का अगर पूछे 19.96%, 2025-26 का 19.79%। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो तैयार करना है। वृद्धि दर। ठीक, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगर हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें यानी टर्सरी सेक्टर की, जीएसबीए के रिस्पेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्या उसमें हमें ग्रोथ रेट देखने को मिली। ठीक, वृद्धि दर। ठीक, पहला सब सेक्टर है इसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट। सेकंड है परिवहन एवं भंडारण। थर्ड है आपके पास रेलवे। फोर्थ है आपके पास संचार एवं प्रसारण। अगला है वित्तीय सेवाएं। और देन इसी में शामिल है रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं। और अगला है इसमें लोक प्रशासन। देन है लास्ट में अन्य सेवाएं जो भी हैं। ठीक, अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें सब सेक्टरों में, पहला जो सेक्टर है व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट, 2024-25 में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं 10.35%। 2025-26 में हमें सेम देखने को मिला 10.35%। कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, कोई चेंज देखने को नहीं मिला, कोई चेंज देखने को नहीं मिला हमें। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट में जो है तो कितना कंट्रीब्यूशन रहा प्रचलित मूल्यों पर 2024-25 और 25-26 दोनों में क्या है? सेम देखने को मिला। कितना मिला? 10.35%। ठीक, अगले पर चलते हैं परिवहन एवं भंडारण की अगर बात करें, प्रचलित मूल्यों पर 2024-25 में 2.83%। यही 2025-26 में कम होकर कितना हो जाता है? 2.80%। कितने का चेंज आया? 0.03% का चेंज आया। ठीक, रेलवे में अगर बात करें तो 0.82% 2024-25 में, सेम जो है तो 2025-26 में भी देखने को मिला। ठीक, दोनों में क्या है? सेम। ठीक, यहाँ भी हमें क्या मिला? सेम देखने को मिला। ठीक, कोई चेंज नहीं आया। ठीक, 0.82% रेलवे में और 2024-25 में भी और 2025-26 में भी क्या मिला? सेम देखने को मिला 0.82%, 0.82%। ठीक, अगले पर चलते हैं संचार एवं प्रसारण पर जब हम बात करते हैं 2024-25 में 1.69%। अगर हम 2025-26 की बात करें तो 1.68%। चेंज कितने का आया? 0.01% का। ठीक, कमी देखने को मिली। ठीक, अगर हम वित्तीय सेवाओं की बात करें 3.55% 2024-25 में, 2025-26 में जो है तो 3.73%। ठीक, चेंज कितने का आया? कमी देखने को मिली यहाँ पर। ठीक, सॉरी, वृद्धि देखने को मिली 2025-26 में 0.18%। ठीक,
अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, आवास की बात करें, उसमें 4.81% की जो है तो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला 2024-25 में। यही 2025-26 में जो है तो बढ़कर कितना हो गया 0.98%, यानी कि कितने के वृद्धि हुई 0.17% की हमें वृद्धि देखने को मिली। ठीक। अगर हम लोक प्रशासन की बात करें 2024-25 में 4.56%, 2025-26 में बढ़कर कितना हो गया 4.96%, यानी चेंज कितना है 0.40% का चेंज आया। ठीक। अगर हम अन्य सेवाओं की बात करें 6.92% 2024-25 में, 2025-26 में कितना होता है बढ़कर 7.80%, और ये यानी कि ओवरऑल कितने का चेंज आया 0.88% का चेंज आया। अगर हम तृतीय क्षेत्र की टोटल देखें कंट्रीब्यूशन 2024-25 में कितना था 35.53% था, 2025-26 में बढ़कर कितना हो गया 37.12%, 37.12% 2025-26 में। किसमें? प्रचलित मूल्यों में। किसकी बात कर रहा है? तृतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। 2024-25 में कितना था 35.53% था, 2025-26 में कितना हो गया 37.12% हो गया। कितने का चेंज आया? 1.59% का चेंज आया। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में कितने का चेंज आया 1.59% का आया। अगर हम ग्रोथ रेट देखें सभी सब सेक्टरों की प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर, यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर, 2025-26 में अगर हम पहले की बात करते हैं, पहला सब सेक्टर क्या है इसमें? व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट। प्रचलित मूल्यों पर ग्रोथ रेट कितनी है? वृद्धि दर 10.87%। स्थिर मूल्यों पर कितना हो जाता है ये 10.09%। ठीक। अगर हम परिवहन एवं भंडारण की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर कितना है 9.72%। अगर हम स्थिर मूल्यों पर यही देखते हैं तो 7.44%, 7.44%। अगर रेलवे की बात करें प्रचलित मूल्यों पर ग्रोथ रेट 10.75%, यही जाकर स्थिर मूल्यों पर कितनी है 8.45%। ठीक। अगर हम संचार एवं प्रसारण की जब बात करते हैं तो ग्रोथ रेट कितनी है 10.00%। स्थिर मूल्यों पर जब बात की जाएगी 7.71%। ठीक। अगले पर चलते हैं, वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं। 16.46% जो है तो ग्रोथ रेट का है प्रचलित मूल्यों पर है। यही अगर स्थिर मूल्यों पर जब हम बात करें तो 9.54%, 9.54%। ठीक। रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं प्रचलित मूल्यों पर 14.65%, और स्थिर मूल्यों पर जो है तो ग्रोथ रेट कितनी है 9.49%। डेटा काफी ज्यादा हो रहा है, कोशिश करेंगे तो याद हो सकता है। ठीक। अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो 20.64% यहाँ पर जो है तो प्रचलित मूल्यों पर है। कांस्टेंट प्राइस पर ये जाकर कितना है 18.36%। इसके अलावा लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो 24.96% हमें देखने को मिलता है प्रचलित मूल्यों पर। यही जो है तो कांस्टेंट प्राइस पर कितना है 18.21%। ठीक। अब अगर हम ओवरऑल देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कि ओवरऑल जो है तो ग्रोथ रेट कितनी रही प्रचलित मूल्यों पर, तो 15.80%। स्थिर मूल्य पर यही 12.07%। ठीक। ओवरऑल अगर हम देखें वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, ठीक, प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य पर कितना है ये 15.80% है। इसके अलावा यहाँ पर कितना है 12.07%, 12.07%। स्थिर मूल्य पर कितना है 12.07%। ठीक। प्रचलित मूल्यों पर ओवरऑल जो वृद्धि दर है तृतीय क्षेत्र की 15.80%, स्थिर मूल्य पर 12.07%। किसकी हमने बात की? तृतीय क्षेत्र की बात की। ठीक है, ये ओवरऑल ग्रोथ रेट रही। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें 2025-26 में कितना है 37.12% है, 2024-25 में कितना रहा 35.53% है। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ग्रोथ रेट वृद्धि दर कितनी रही। ठीक। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण डेटा है हेल्थ सेक्टर से, स्वास्थ्य क्षेत्र, सार्वजनिक निवेश,
सेवा विस्तार और क्या जो है तो परिणाम रहे, तो कुछ चीजें देख लेते हैं हम, क्या उपलब्धियां रही। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पहल एवं उपलब्धियां राज्य की बढ़ती सार्वजनिक निवेश प्रतिबद्धता, सेवा विस्तार तथा वर्तमान रोग उपचार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रगति को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी कि NHA 2021-22 के अनुसार अगर देखें, मध्य प्रदेश में जो है तो टोटल जो स्वास्थ्य पर व्यय है कितना है, 34,112 करोड़ रुपए। इम्पोर्टेंट डेटा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश का जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है कितना है, 34,112 करोड़ रुपए है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, हेल्थ की बात कर रहा है। हेल्थ सेक्टर में कितना व्यय किया गया, 34,112 करोड़ रहा, क्योंकि जीएसडीपी का कितना है, 3.0%, 3.0%, 3.0%। ठीक है, जीएसडीपी का काफी इंपॉर्टेंट, जीएसडीपी का 3.0%। ठीक है, कुल खर्चा कितना रहा, 34,112 करोड़ रुपए रहा, जीएसडीपी का 3% रहा। जबकि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय जो है तो ये तो ओवरऑल हो गया, प्रति व्यक्ति अगर स्वास्थ्य व्यय की बात करें कितना रहा, 4,013 रुपए। ठीक है, 4,013 रुपए रहा। ठीक, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय कितना रहा, 4,013 रुपए रहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश को सुदृढ़ करते हुए नवंबर 2025 तक 4.42 करोड़ जो है तो आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। ठीक है, 4.42 करोड़ जो है तो आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। कब तक, नवंबर 2025 तक। ठीक है, जो पात्र जनसंख्या का कितना है, लगभग 94.08%, 94.08% है। सामुदायिक सहभागिता है हेतु 10,317 जन आरोग्य समितियां कार्यरत हैं। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के रूप में मातृ मृत्यु दर की जो बात की जा रही है 2001 और 3 के रिस्पेक्ट में 379 से घटाकर 379 से घटकर 2021-23 में 142 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। यानी अगर मातृ मृत्यु दर की बात करें, मदर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, 2001 और 3 के रिस्पेक्ट में 379 थी, वो घटकर 2021-23 में कितना कितना हो गया प्रदेश का, 142 जो है तो 142 प्रति लाख। ठीक है, प्रति लाख 142 हो चुकी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 142 प्रति लाख पहुंच गई है 2021 और 23 में। 2001 और 3 के रिस्पेक्ट में कितनी थी, 379 थी, 379 थी, वो घटकर 142 प्रति लाख तक पहुंच चुकी है। ठीक, जीएसडीपी का स्वास्थ्य व्यय कितना हो चुका है, 3% है। ठीक, प्रति व्यक्ति अगर स्वास्थ्य व्यय देखा देखा जाए तो 4,013 रुपए है। ठीक, अगली अगली स्लाइड पर चलते हैं साथियों। अब यहाँ पर समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 के अंतर्गत कुछ प्रमुख टारगेट निर्धारित किए, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जा रही है। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है, एक जो व्यक्ति है जीवित जन्म लेने पर उसकी औसत जीने की क्या एज है, आयु है, वो क्या बताती है, हमें जीवन प्रत्याशा बताती है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें तो इसको कितना बढ़ाकर रखने का टारगेट कितना रखा गया है, 67 से बढ़ाकर जो है तो टारगेट कितना किए जाने की बात की गई है, 84 ईयर, 67 से बढ़ाकर 84 वर्ष जो है तो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047 तक। ठीक है, जीवन प्रत्याशा 67 यानी 67 से बढ़ाकर 84 करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा जो है तो शिशु मृत्यु दर की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, इसे जो है तो 41 से घटाकर 41 से घटाकर 2047 तक 5 से कम करने की बात की गई है प्रति हजार जीवित जन्मों पर। ठीक है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात की जा रही है। ठीक, 41 से घटाकर कितना किए जाने की बात की गई, 5 से कम प्रति हजार जीवित जन्मों पर। इसके अलावा अगर हम मदर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मातृ मृत्यु दर की बात करें, इसे जो है तो 142 जो हमने देखा 2021 और 23 में है। ठीक है, इसे 142 से घटाकर 20 से कम करने की बात की गई है प्रति लाख। ठीक है, प्रति लाख जीवित जन्मों पर 142 से घटाकर कितना टारगेट रखा गया है, 20 से कम लाने की बात की गई है। 142 से जो है तो घटाकर 20 से कम पर। ठीक, अगर हम डॉक्टरों की उपलब्धता की बात करें, 50 से बढ़ाकर 250 प्रति लाख आबादी है। प्रति लाख जनसंख्या पर जो अभी करंट में 50 है, उसे बढ़ाकर कितने की बात की गई है, 250 डॉक्टर प्रति लाख जनसंख्या पर 2047 तक 250 का टारगेट रखा गया है। ठीक,
पहला हमने देखा जीवन प्रत्याशा 67 से बढ़ाकर 84 किए जाने की बात की गई है। ठीक। शिशु मृत्यु दर की बात जब हम करते हैं तो 41 से घटाकर कितना किए जाने की बात की गई, 5 से कम। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 142 से घटाकर 20 से कम की बात की गई है। डॉक्टरों की उपलब्धता की बात करें तो 50 से बढ़ाकर 250 की जाने की बात की गई है। ठीक है, ये हमने क्या देखा, समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के अंतर्गत जो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। अगले पर चलते हैं। तो हम कुछ चीजें देख लेते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के संदर्भ में। ठीक। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मध्य प्रदेश के दीर्घकालिक आर्थिक रूपांतरण के प्रमुख आधार हैं। एक जो उत्पादकता वृद्धि, सुशासन, डिजिटल सेवा प्रदाय तथा नवाचार आधारित विकास को गति दे रहे हैं। राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार यानी कि एसटीआई इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एमपीएसईडीसी, एमपीसीएसटी एवं एमपीसीईआरटी के सहयोग से किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के दौरान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी नीति 2025, देन डेटा सेंटर प्रोत्साहनों सहित आईटी आईटीज एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति, इसके अलावा एबीजी एवीजीसी एक्सआर नीति 2025, देन ड्रोन संवर्धन नीति जो है तो 2025 इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन संवर्धन नीति 2025, सेमीकंडक्टर नीति 2025, द स्पेस टेक नीति 2026। ये जो है तो कुछ पहले महत्वपूर्ण पहले की गई है। ऐसी दूरदर्शी नीतियां लागू की गई है। कौन कौन सी नीतियां, सेमीकंडक्टर वाली पॉलिसी 2025, यानी स्पेस टेक 2026 की नीति, उसके अलावा ड्रोन संवर्धन उपयोग नीति 2025 इंपोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर 2025, ड्रोन संवर्धन उपयोग नीति 2025, स्पेस टेक नीति 2026। पिछले 5 वर्षों में विभागीय बजटीय आवंटन में लगभग 136% की वृद्धि की गई है। ठीक, कितने की वृद्धि देखने को मिली, 136% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब कुछ साथियों कृषि से रिलेटेड जो है तो डेटा है, उनको हमें तैयार करना है। कितने की जो है तो उत्पादन में वृद्धि या कमी देखने को मिली, यानी क्षेत्रफल वाइज देखना है कितने की वृद्धि या कमी देखने को मिली परसेंटेज वाइज। ठीक है, कुल फसलों की अगर बात करें, कुल फसलों की बात करें कृषि में तो कितने का उत्पादन हुआ, उत्पादन में कितने की वृद्धि देखने को मिली, 7.66% की वृद्धि देखने को मिली उत्पादन में कृषि कुल फसलों में। अगर क्षेत्रफल में देखें तो कुल फसलों में क्या है, 2.48% की कमी देखने को मिली। क्षेत्रफल में क्या मिला, कमी देखने को मिली। किसमें, कुल फसलों के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो 2.48% की कमी देखने को मिली। ठीक, यहाँ पर हमें क्या मिली, उत्पादन में क्या है, उत्पादन में ग्रोथ देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली 7.66% की। और यहाँ पर जो है तो क्षेत्रफल में कमी देखने को मिली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर खाद्यान्न की बात करते हैं तो उत्पादन में जो है तो 14.68% की क्या है, वृद्धि देखने को मिली। ठीक, और यहाँ पर जो है तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि देखने को मिली। ठीक ठीक, खाद्यान्न यानी कि अनाजों की बात कर रहा है। ठीक, 4.39% की वृद्धि, यहाँ पर 14.68% की वृद्धि। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो है तो आपको कमी देखने को मिली है उत्पादन में भी, साथ ही साथ क्षेत्रफल में भी। अगर हम उत्पादन की बात करें तो कितने की कमी, 221.90% की कमी। इसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल में बात करें तो 17.29% की क्या है, कमी देखने को मिली है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है दलहनी फसलों के रिस्पेक्ट में। दलहनी फसलों की जब हम बात करते हैं तो कमी देखने को मिली दोनों में, किसमें, उत्पादन में कितने की कमी, 21.90% की कमी। क्षेत्रफल में जब बात करें तो 17.29% की कमी देखने को मिली। ठीक, अगला हम देखते हैं तिलहनी फसलों के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी जो है तो हमें कमी देखने को मिली। ठीक, उत्पादन में कितने की कमी, 5.27% की कमी। क्षेत्रफल में जो है तो 5.20% की कमी। ठीक, यानी कि दलहनी और तिलहनी फसलों के उत्पादन में भी कमी मिली और क्षेत्रफल में भी कमी मिली। ठीक, अगले अगली स्लाइड पर चलते हैं साथियों। अब साथियों कुछ डेटा है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ठीक, अगर हम टोटल उत्पादन की बात करें तो कितना है ये, 225.95 लाख टन पहुंच चुका है। ठीक है, टोटल उत्पादन। ठीक, अगर हम वृद्धि देखें पिछले ईयर की तुलना में तो 5.95% के हमें ग्रोथ देखने को मिली। ठीक, अगर हम प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की बात करें तो कितना है, 707 ग्राम पर डे है। ठीक है, 707 ग्राम पर डे। ठीक, टोटल कितना है, 225.95 लाख टन है।
वृद्धि अगर आपसे पूछा जाए तो 5.95%। अगर प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो 707 ग्राम पर डे। ठीक। ठीक। साथियों, आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।